हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो को, जहां पे हम बात कर रहे थे ब्लॉक नंबर 2 यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में और डिस्कस कर रहे थे इसका यूनिट नंबर 8 यानी कि आखिरी यूनिट एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या होती है। तो आज की वीडियो में कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी को लेके कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए, उनके बेनिफिट्स क्या हुए, क्या रिफॉर्म्स जो है वो एग्रीकल्चर को ज़्यादा बेहतर बना पाए या ना बना पाए, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो मेनली आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है एग्रीकल्चरल पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाइए 9667836333 पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से रिफॉर्म्स थे। तो रिसेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी रिफॉर्म्स में हमारे पास क्या आता है, एक तो पॉलिसी के हमें एम समझने पड़ेंगे और एक समझेंगे हम टेनेंसी रिफॉर्म के बारे में, मार्केट रिफॉर्म के बारे में। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसका कुछ रिफॉर्म्स और हैं जिनको हम स्टडी करेंगे आज की वीडियो के अंदर ही। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिसी के मेन इंपॉर्टेंट एम कौन से होते हैं, यानी कि मकसद क्या है पॉलिसी का, बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब तक वो नहीं पता होगा तो हम पॉलिसी बनाएंगे क्यों। और हम सब जानते हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर खासकर हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रीज है वो भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, और जो हमारा टर्सरी सेक्टर है वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होता तो ना तो इंडस्ट्रीज ग्रो होती, ठीक है, और अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी तो सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। तो वही चीज हम देखने वाले हैं कि पॉलिसी के ये 8 एम्स हैं जो हमें कंप्लीट करने थे। तो पहला क्या आता है, इंप्रूव इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग एंड इंक्रीज नेट इनकम ऑफ फार्मर्स। अब हम सब जानते हैं जो फार्मर्स है, अगर मैं उनकी इनकम बढ़ने की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो कब होगा, जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जाएंगी जो फार्मर्स की हेल्प करेंगे ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, उनका आउटपुट बढ़ाने में। तभी जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर पाएंगे, रेवेन्यू भी इंक्रीज कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा पाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट क्या आया, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट फॉर फार्म हाउस होल्ड्स। यानी कि जो फार्म हाउस होल्ड है, यानी कि वो हाउस होल्ड, वो लोग जिनकी पूरी की पूरी फैमिली सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, तो उनके लिए नॉन फार्म इनकम के सोर्सेज भी होने चाहिए। यानी कि फार्मिंग के अलावा भी वो कहां से पैसा कमा सकते हैं, वो सोर्सेज भी उनके पास होने चाहिए। और हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में सिर्फ खेती ही नहीं आता, मल्टीपल सब सेक्टर्स भी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, इसके अलावा बी कीपिंग हो, फिशिंग हो, ये सब जो है अलग अलग सब सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के जहां पे फार्मर्स जाके अपनी इनकम जनरेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या आता है, इंट्रोड्यूस मेजर्स फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ्स इन फार्मिंग। आजकल हम सब ये चीज जानते हैं कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये कि जो कोई भी यूथ है ना वो सब बनना चाहेंगे इंजीनियर्स, भले ही उनकी इतनी सैलरी ना होती हो आज के टाइम में, ठीक है, इंजीनियर्स, डॉक्टर, ठीक है, इसके अलावा टीचर, मतलब हर प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन किसी के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं फार्मर बनूंगा। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ओल्ड जनरेशन, हम सब जानते हैं जो इस दुनिया में आएगा वो जाएगा भी, अगर ओल्ड जनरेशन नहीं बचती हैं और यूथ इतने मोटिवेटेड नहीं है फार्मिंग की तरफ, तो फार्मिंग करेगा कौन, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही पॉइंट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि जो यूथ है वो भी मोटिवेट हो फार्मिंग की तरफ। और फार्मिंग कोई बहुत बुरा सेक्टर नहीं है, अच्छा सेक्टर है, गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अगर प्रॉपरली काम किया जाए तो फार्मिंग से बेहतर कोई सेक्टर ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से रिच लोग जो है ना वो वापस फार्मिंग की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। एक तो पहली बात, यहाँ से आप जो भी पैसा अर्न करोगे, जो भी रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट जनरेट करोगे, वो नॉन टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनता है, टैक्स लगता ही नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये, ठीक है, कि भाई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप जो मर्जी इनकम जनरेट करो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इस सेक्टर के अंदर यूथ का मोटिवेट होना क्या है, बहुत जरूरी पॉइंट बनता है। तो ये बना हमारा क्या, तीसरा पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डेवलप एंड इंट्रोड्यूस अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर फार्मर्स। हमें सोशल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे फार्मर्स के, यानी कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो भी अपने आप को सोशली सिक्योर फील करें, उनके पास इतना पैसा हो, इतना रेवेन्यू आता हो, इतना प्रॉफिट बचता हो, उस लेवल पर वो आउटपुट जनरेट करें कि वो सोशली अपने आप को सिक्योर फील करें। उन्हें किसी भी तरीके से दबाने की या फिर एक्सप्लॉइट करने की
की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये भी एक पॉलिसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एम बनता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स भी लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ऐसी पॉलिसीज ही बनानी पड़ेगी ताकि किसान को पता हो कि वो किस लेवल का रिस्क ले रहा है, ठीक है, और उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है, जो भी रिस्क उसने लिया है। क्योंकि हम सब जानते हैं फार्मिंग के अंदर भी बहुत से तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स को लॉस होते हैं। ये भी एक डिमोटिवेशन का कारण बनता है कि एक पर्सन जो है वो फार्मिंग करने से पहले सोचते हैं। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के जो मेजर्स हैं वो पता होने क्या है, बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है, तो प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स। इसके बाद 6 पॉइंट क्या आता है, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव लैंड वाटर बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। हमें प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, यहाँ पे क्या प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, इंप्रूव भी करना पड़ेगा लैंड को, क्योंकि लैंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है खासकर एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि बिना लैंड के हम एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते। अब जो पेड़ पौधे हम हवा में तो उगाए नहीं जाएंगे, तो इसलिए ज़मीन की बहुत ज़्यादा जरूरत इस चीज़ की भी है कि हम लैंड को इंप्रूव करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। इसके अलावा वाटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इरिगेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो प्रोटेक्ट भी करने पड़ेंगे और इंप्रूव भी करने पड़ेंगे। इसके बाद 7 पॉइंट क्या आता है, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट प्राइस एंड ट्रेड पॉलिसी मैकेनिज्म्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक तो एप्रोप्रिएट प्राइस होना चाहिए। एप्रोप्रिएट प्राइस का मतलब पता है क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें ठीक ठाक प्राइस मिलना चाहिए अपने जो भी गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उसके लिए। 1 मिनट वेट करना। हाँ, तो जो भी गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उसके लिए, तो इसलिए हमने कंसिडर पढ़ा था एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि फार्मर्स को उतना पैसा तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो वो भी एक क्या बनता है हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है, जिससे क्या होगा कि फार्मर्स को अच्छा रिवेन्यू मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, फार्मर मोटिवेट होगा फार्मिंग की तरफ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। इसके अलावा 8th और आखिरी एम क्या रहता है, और हाँ, ट्रेड पॉलिसी मैकेनिज्म्स। भाई ट्रेड किस तरीके से करनी है उसके लिए पॉलिसीज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड के अंदर भी फार्मर्स जो है वो बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट हो सकता है। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन तक बहुत कम पैसा पहुंचता है, इंटरमीडिएरीज बहुत ज़्यादा पैसा खा जाती हैं और कंज्यूमर को वही गुड्स बहुत महंगे मिलता है, जबकि किसानों से बहुत सस्ते में सेल कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरमीडिएरीज अपना मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ट्रेड पॉलिसीज भी होना क्या है बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 8th और आखिरी जो एम है इन पॉलिसीज़ का वो क्या है, इनिशिएट एग्रेरियन रिफॉर्म्स, यानी कि जो भी एग्रेरियन रिफॉर्म्स आएंगे वो आने बहुत ज़रूरी है, यानी कि रिफॉर्म्स आने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं हमेशा इकोनॉमिक सिचुएशन किसी भी सेक्टर के लिए एक जैसी नहीं होती, इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं होती, और उन कंडीशंस के अंदर जो है ना उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स में आने क्या है बहुत ज़रूरी बन जाते हैं। चलो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं टेनेंसी रिफॉर्म के बारे में। तो मैंने आपको समझाया था ना कि टेनेंट्स वो लोग होते हैं जो जमीन को यानी कि लैंड को रेंट पे लेके उस पे खेती करते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। अब दिक्कत क्या है कि इसके अंदर भी हमें पॉलिसीज चाहिए ताकि जो टेनेंट्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है, लैंड होल्डर्स। तो इसके लिए टेनेंसी रिफॉर्म जो है ना वो हमें स्टडी करना होगा कि टेनेंसी रिफॉर्म जो है वो इंडिया में किस तरीके से आई। तो इन द अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव टेनेंसी लॉज, अगर मान लेते हैं टेनेंसी लॉज अच्छे नहीं है, लैंड लीज मार्केट इन इंडिया इज इनएफिशिएंट एंड डिस्टॉर्टेड। तो जो लैंड लीज मार्केट है वो एक तरह से इनएफिशिएंट रहेगा और क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि जो टेनेंट्स हैं या फिर वो लोग जिनके पास कैपिटल भी है, लेबर्स भी है और वो खेती करना भी चाहते हैं, वो फिर भी लैंड लीज पे नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं जो लैंड होल्डर्स है वो हमें एक्सप्लॉइट ना करें, हमें परेशान ना करें, क्योंकि इस लेवल की पॉलिसीज इंडिया के अंदर नहीं आई है। तो ऐसी पॉलिसीज बननी भी चाहिए और टाइम के साथ जो है ना रिफॉर्म्स भी आने उसमें क्या है बहुत जरूरी है। इसी को मैं क्या बोलते हैं, टेनेंसी रिफॉर्म बोलते हैं। टेनेंसी रिफॉर्म कैन प्रमोट शेयर्ड क्रॉपिंग। जब टेनेंसी रिफॉर्म आएगा तो प्रमोट करेगा शेयर्ड क्रॉपिंग को, शेयर्ड क्रॉपिंग होगी एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होगी जहां पे जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे बनते हैं, हमने बात पहले भी की थी इस चीज के बारे में कि जो फार्मर्स हैं वो एग्रो इंडस्ट्री के साथ क्या करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, जिसके जरिए जो है वो जो भी प्रोड्यूस वो उगाने वाले हैं उसकी डील जो है वो पास्ट में ही हो जाती है, और जैसे ही वो क्रॉप उगाया जाता है वो उसे सेल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस लेवल के हिसाब से, क्वांटिटी और क्वालिटी को देखते हुए। तो वही चीज यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ से अच्छा हो जाएगा, ठीक है, शेयर्ड क्रॉपिंग अच्छी होगी। अ सिक्योर्ड टेनेंसी एनकरेजेस
encourages the tenant farmer to make farm investment। अब जो टेनेंसी अगर सिक्योर्ड है तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो फार्मर है वो इनकरेज होगा, वो फार्म इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वो एक पर्सन है, ठीक है, ए, उसके पास कम लैंड है फार्मिंग करने के लिए, बट उसके बगल में ही एक लैंड है जो खाली पड़ी है, जहां का लैंड होल्डर ना तो खेती करना चाहता, ना ही वो वहां पे रहता है, वो अपसेंट है मान लेते उस जगह से। वो किसी एक थ्रू वहां से मतलब उस पर्सन से कॉन्टेक्ट करेगा ए, और बोलेगा क्या कि जी मैं आपका लैंड जो है वो रेंट पे लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा रिसोर्स है जो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसको यूज ही नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो वो कॉन्टेक्ट करेगा उससे और उसे रेंट पे कर देगा और उस जमीन पे खेती करना शुरू कर देगा जो जमीन खाली पड़ी थी। तो ये सब बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि जो है ना फार्म इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ता है अगर टेनेंसी के लॉज अच्छे हैं तो, इफेक्टिव लीज मार्केट है तो बाय रिमूविंग इनसिक्योरिटी फ्रॉम लैंड ओनर, क्योंकि और यहाँ पे जो लैंड ओनर है उनकी इनसिक्योरिटी भी दूर होगी, एंड हेल्पिंग लैंड लीज मार्केट, और लैंड लीज मार्केट भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, इनकी हेल्प भी होगी। क्योंकि बहुत बार तो लैंड ओनर्स भी डरे होते हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोग अपसेंट है, हम लोग अपनी उस जगह पे है नहीं, और हमने वहां पे अगर खेती करने की परमिशन दे दी या फिर हमने वहां पे कुछ भी काम करने की परमिशन दे दी, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो जो लोग हैं, वो जो किसान हैं, वो कहीं उस लैंड पे कब्जा ना कर लें। तो ये सब चीजें कब ईजी होंगी, जब टेनेंसी को लेके अच्छे रिफॉर्म्स आएंगे, अच्छी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, अच्छे लॉज बनाए जाएंगे। तो इसलिए टेनेंसी रिफॉर्म अपने आप में क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म बन जाता है। अब समझते हैं सबसे अच्छा रिफॉर्म मार्केट रिफॉर्म। मार्केट रिफॉर्म किस तरीके से किया गया वो देखते हैं। तो हम सब जानते हैं जो फार्मर्स हैं वो बहुत बार एक्सप्लॉइट होते हैं सिर्फ कुछ इंटरमीडिएरीज की वजह से, जो टॉप ट्रेडर्स बैठे हैं उनकी वजह से, होलसेलर की वजह से, रिटेलर्स की वजह से, क्योंकि वो अपना मार्जिन अच्छा रखते हैं, कंज्यूमर्स को महंगे में बेचते हैं, प्रोड्यूसर को बहुत कम पैसा मिल रहा है, दोनों ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कंज्यूमर्स भी और प्रोड्यूसर्स भी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मार्केट रिफॉर्म्स आने भी क्या है, बहुत जरूरी है। अब देखते हैं मार्केट रिफॉर्म है क्या और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से बेनिफिट्स हैं मार्केट रिफॉर्म्स के, वो देखते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड होलसेल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज डन इन इंडिया। जो ऑर्गेनाइज्ड होलसेल एग्रीकल्चरल मार्केट है ना, वो इंडिया में बनाया गया, यानी कि एक ऐसा मार्केट बनाया गया जो ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है। यानी कि जहां पे अब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कौन सी होती है, जहां पे कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल लाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट डेवलप कर दी कि अगर किसानों को अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा प्रॉफिट चाहिए, अच्छा रेवेन्यू चाहिए, तो वो जाके अपना प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में सेल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि कुछ स्मॉल फार्मर्स और कुछ मार्जिनल फार्मर्स अभी भी डरते हैं इस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से, वो अनऑर्गेनाइज्ड के पास ही जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बट ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड बेहतर है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स। अब ध्यान रखना कैसे बनाई गई है, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, वो भी जो रेगुलेटेड मार्केट थी उनके नेटवर्क के जरिए बनाई गई थी मार्केट, एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट एपीएमसी, ठीक है। और ये जो एक्ट है ना, एपीएमसी एक्ट, इसके अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश की गई थी। एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ध्यान रखना इसे हम जनरली एक वर्ड बोलते हैं, मंडी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है, ठीक है, वो यहाँ पे बाय और सेल किया जाएगा। ये एक ऐसी जगह बन गई और जिसे गवर्नमेंट के लॉज, कंडीशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि जो कंज्यूमर हैं वो भी यहाँ से कम एक्सप्लॉइट होंगे और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कम एक्सप्लॉइट होंगे। अब इस एक्ट के बेनिफिट क्या हुआ वो देखते हैं। तो एक्ट्स फोकस ऑन, तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे एक्ट फोकस करता है। तो पहला पॉइंट क्या आता है, प्रमोशन ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरा, फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड अक्रॉस स्टेट्स, यानी कि हम सब जानते हैं जो स्टेट्स हैं, अब इंडिया में देखो कितने सारे स्टेट्स हैं और सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, सबके अपने अपने रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन का टाइप है ना वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ एक स्टेट स्पेसिफिक ऐसा है जहां पे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ की खेती की जा रही है और उसकी डिमांड बाकी स्टेट्स के अंदर भी हो रही है। तो भाई अब क्या होगा कि इंटर स्टेट जो है ना वो ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाएगी, ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो उसका फ्री फ्लो होना बहुत जरूरी है, यानी कि वहां पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे है, फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड अक्रॉस स्टेट, ये बनता है हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, इनहैंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड ऑपरेशंस एंड प्राइस सेटलमेंट। जो ट्रांसपेरेंसी है ना वो इनहैंस होनी चाहिए ट्रेड ऑपरेशंस के अंदर, यानी कि सब कुछ जो है ना ट्रांसपेरेंट हो, वो भी क्या है बहुत जरूरी है।
चलो फिर अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है, ट्रेड ऑपरेशंस के अंदर, एंड प्राइस सेटलमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। और जो भी प्राइस का सेटलमेंट होगा वो हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स अप्लाई करेंगे, और जो अदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होगी उस टाइम की, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा तीसरा पॉइंट, जिसमें हम फोकस करेंगे इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा? प्रमोशन ऑफ मल्टीपल चैनल्स फॉर कॉम्पिटिटिव मार्केट। हमें मल्टीपल चैनल्स बनाने पड़ेंगे कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग के लिए, ताकि कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं एक सिंपल गुड्स को लेके, प्रोडक्ट को लेके। अब जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो जो चीजें बढ़िया होती हैं, एक तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट नहीं होगा, कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब भी प्रोड्यूसर्स आपस में लड़ते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं, तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मिलता है। उसको अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट चीप प्राइस में मिल जाते हैं। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, क्वालिटी इनहेंस होती है। तो ये सब होता है किस चीज की वजह से? अगर कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग है तो। फिर एग्रो प्रोसेसिंग होनी चाहिए, यानी कि वो इंडस्ट्रीज भी आगे आनी चाहिए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा फिनिश गुड तैयार करती है। एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ये सब भी बढ़ना चाहिए। इसके लिए मल्टीपल चैनल्स होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके लिए मल्टीपल चैनल्स होने क्या है, बहुत जरूरी है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपमेंट्स। जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट इनकरेज होना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट होनी बहुत जरूरी है ऑफ मार्केट्स एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉरी, तो यही बात यहाँ पे थी कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। ये बात तो मैं काफी बार कह चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट है या फिर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट को खुद ही डेवलप यहाँ पे करके देने पड़ेंगे। और जो मार्केट्स हैं उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट होनी बहुत जरूरी है, कि मल्टीपल मार्केट्स ऑप्शंस हों। एक प्रोड्यूसर के पास वो जगह जगह जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, वहां पे सेल करे जहां पे उसे अच्छा प्राइस, अच्छा पैसा मिल रहा हो। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है? डी इंटरमीडिएट द सप्लाई चेन बाय इंटीग्रेशन ऑफ फार्मर्स विद प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स, बल्क रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स। इस बात का मतलब ये होता है कि डी इंटरमीडिएट, यानी कि जो ये इंटरमीडिएट जाता है ना, खामखा के लोग जो अपना कमीशन बनाने के चक्कर में प्राइस को कंज्यूमर तक बहुत ज्यादा बहुत ऊपर पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जिस चीज की वजह से कंज्यूमर भी एक्सप्लॉइट हो रहा है और प्रोड्यूसर को वो पैसा नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए, तो इस चीज से बचने के लिए हम डी इंटरमीडिएट मेथड यूज कर सकते हैं, सप्लाई चेन यूज कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन। कुछ लोगों को इंटीग्रेट करके, जैसे फार्मर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम किसके साथ? विद प्रोसेसर्स, वो लोग जो एग्रीकल्चरल गुड्स को प्रोसेस करके कुछ फिनिश गुड बनाते हैं, यानी कि एग्रो प्रोसेसर बोलते हैं हम इसे। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स, वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स को, उससे हम डायरेक्ट फार्मर से कनेक्ट कर सकते हैं। बल्क रिटेलर्स, वो रिटेलर्स जो कोई भी प्रोडक्ट बल्क में खरीदते हैं उनको फार्मर के साथ मर्ज कर सकते हैं। और कंज्यूमर्स, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी फार्मर के पास भेजने का कोई तरीका मिलना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली अपने गुड्स को बिना इंटरमीडिएरीज के आए हुए कंज्यूमर्स तक वो पहुंचा पाए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप में ये सप्लाई चेन होती है। बट सप्लाई चेन जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट होगा कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी। तो सप्लाई चेन कम से कम रहे ना, ये गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि इंटरमीडिएरीज जितने कम हो पाए, और उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा फार्मर्स को बाकी लोगों के साथ। तो वो पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है मार्केट रिफॉर्म। सेवंथ क्या आता है? क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग प्राइवेट होलसेल मार्केट। यानी कि अब जो है ना, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए किसके लिए? फार्मर्स के लिए, जो फार्मर की हेल्प करे, ठीक है, कि वो खुद भी ऑपरेट कर सके प्राइवेट होलसेल मार्केट। यानी कि एक तरह से हमने एक सेट कर दिया ऑपरेटिंग प्राइवेट होलसेल मार्केट यार्ड्स एंड फार्मर कंज्यूमर मार्केट यार्ड्स। यानी कि एक ऐसा मार्केट जहां पे फार्मर डायरेक्ट कंज्यूमर से मिल सकता है ताकि अच्छा पैसा ले पाए, कंज्यूमर का ही बेनिफिट, बीच में इंटरमीडिएरीज नहीं आ रहे, कम पैसे में गुड्स मिल जाएंगे। फार्मर को ये बेनिफिट मिल रहा है कि जितना इंटरमीडिएरीज उन्हें पे कर रहे थे उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो फार्मर का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, कंज्यूमर का पैसा ही बचेगा। इसके बाद क्या आता है? प्राइवेट होलसेल मार्केट में तो मतलब कुछ ऐसा मार्केट बना दिए कि जहां पे फार्मर चाहे तो होलसेल में अपने गुड्स को बेच सकता है, फिर जो होलसेलर है वो आगे उसकी मर्जी है, वो रिटेलर को सेल करे या फिर वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल करे। तो ये हो गया। इसके बाद 8th पॉइंट क्या आता है? प्रमोट डायरेक्ट इंटरफेस बिटवीन फार्मर्स एंड प्रोसेसर्स। डायरेक्ट इंटरफेस होना चाहिए फार्मर्स के साथ, फार्मर्स का किसके साथ? प्रोसेसर्स, एग्रो प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स, बल्क बायर्स एंड यूजर्स, जिसकी बात हमने ऊपर की भी थी कि सप्लाई चेन को छोटा कर देना चाहिए। और ये जब होगा जब फार्मर खुद ही कनेक्ट होगा अपने बाकी लोगों के साथ, चाहे वो प्रोसेसर हो, एक्सपोर्टर हो, बल्क बायर हो एंड यूजर्स हो, यानी कि कंज्यूमर्स हो।
क्योंकि एंड यूजर तो कंज्यूमर ही होते हैं। सो एज टू रिड्यूस द प्राइस स्प्रेड, ताकि प्राइस स्प्रेड ना हो, प्राइस और ज्यादा बढ़े ना गुड्स का, एंड एक्रू एडवांटेज टू बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इसका एडवांटेज प्रोड्यूसर्स को ही मिलेगा और कंज्यूमर्स को ही मिलेगा। इसके बाद 9th पॉइंट क्या आता है, रैशनलाइज मार्केट फी एंड कमीशन चार्जेस। जो भी मार्केट फी है, क्योंकि मार्केट अपनी फीस भी लेती है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, बाकी जो चीजें से जहां से हम गुड्स वगैरह खरीदते हैं, वहां पे आपने कभी देखना बिल के अंदर एक चार्जेस कटने लग गया प्लेटफॉर्म फी के नाम पे। इसको हम बोलते हैं मार्केट फीस, क्योंकि भाई वो आपको मार्केट बना के दे रहे हैं, आपका काम इजी कर रहे हैं, आप घर बैठे बैठे गुड्स और सर्विसेज, गुड्स यूज कर सकते हो, वैसे सर्विस भी अब हो ही जाती है ऑनलाइन यूज, तो वही चीज यहाँ पे है। तो रैशनलाइज मार्केट फी जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है, और कमीशन चार्जेस भी क्या होने चाहिए, रिजनेबल अमाउंट में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना कमीशन चार्ज लगा दिया, इतनी मार्केट फीस लगा दी कि प्रोड्यूसर डर रहा है अपने प्रोडक्ट को सेल करने से मार्केट में, और कंज्यूमर डर रहा है बाय करने से। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल अमाउंट में होगा तभी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों ही आएंगे और एक्सचेंज करेंगे गुड्स को। तो ये हमने बात की मार्केट रिफॉर्म के बारे में। बाकी कुछ और रिफॉर्म है जिसके बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। तो लेकिन अभी जाना कहीं पे भी नहीं है, पर यहाँ तक जिसको जो उतारना उतार सकता है। फिर देखते हैं बाकी कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर, क्योंकि हमें इस वीडियो में चैप्टर को फिनिश करना है। और अब जो टॉपिक होगा ना वो आखिरी होगा इस चैप्टर का, ठीक है, जिसके वजह से जिससे क्या होगा, हमारा जो चैप्टर है पूरा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है पहले यहाँ तक।